आज की कहानी थोड़ी अलग है, जिसमें मैं आपको 3 अलग अलग कहानियों के बारे में बताऊंगा जो बेस्ड है डूम्सडे पर, यानी कि उस तबाही के दिन पर जिसके बाद दुनिया खत्म हो गई। इन तीनों कहानियों में एक सीख छुपी है जिसको सीखना और समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डूम्सडे बुक। कहानी की शुरुआत में युन सियुक नाम के एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसके पेरेंट्स बाहर वेकेशन पर जाने का प्लान बना रहे होते हैं। वो भी साथ जाने के लिए कहता है पर वो उसे मना कर देते हैं। उसकी मॉम उसे एक लिस्ट देती है जिसमें घर की सफाई के बारे में लिखा था जो उसे उसके जाने के बाद करनी थी। अब उसे सुनकर वो उदास तो बहुत हुआ पर वो कर ही क्या सकता था, क्योंकि उनकी गैर हाजिरी में उसे ही तो घर की सफाई करनी थी। अगले ही दिन उनके जाने के बाद वो घर की सफाई में लग जाता है। उसके घर में हर तरफ गंदा सामान बिखरा पड़ा था। वो उस सामान को उठाकर बाहर डस्टबिन में फेंक आता है, लेकिन वो वहाँ पर रखे खाने के बारे में भूल जाता है और वो जैसे ही वहाँ रखे खाने को देखता है तो उसमें से बहुत बुरी बदबू आने लगती है, क्योंकि वो सारा खाना सड़ चुका था। उसी जगह एक एप्पल भी रखा होता है जो इतनी बुरी तरह सड़ चुका था कि उसमें अलग ही तरह के जर्म्स बन चुके थे। वो उस खाने को भी उठाकर एक डस्टबिन में डाल आता है, लेकिन उस डस्टबिन में पहले से ही बहुत सारा खराब कूड़ा पड़ा था, जिसकी वजह से उस एप्पल में अलग ही तरह की केमिकल रिएक्शंस होने लगती है और एक नए तरह का वायरस बन जाता है। अब अगले दिन उस कूड़े को सफाई करने वाला रिसाइकलिंग के लिए ले जाता है, जिसके बाद उस कूड़े का खाद बनाकर गायों को खिलाया जाता है और अगले ही दिन गायों को काटकर उनका मीट होटल में परोसा जाता है खाने के लिए। वहीं दूसरी ओर युन को उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है, जिससे मिलने के लिए युन एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां वो दोनों गाय का मीट ऑर्डर करते हैं। उनके सामने उन्हीं गायों का मीट लाया जाता है जिन्होंने उस वायरस वाले खाद को खाया था। अब युन जैसे ही उस मीट को खाता है तो उसके मुंह में कुछ अटक जाता है। वो उसे निकाल कर देखता है तो वो एक एप्पल का छिलका था। वो सोचता है कि ना जाने इस मीट में ये एप्पल का छिलका कहाँ से आया, लेकिन वो उसे इग्नोर करके फिर से खाने लगता है। खाना खाने के बाद वो दोनों बाहर एक पार्क में जाकर बातें करने लगते हैं, पर तभी 2 लड़के आते हैं और उनको परेशान करते हैं। युन उनसे लड़ता है, जिसको देखकर उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करती है कि छोड़ो, जाने दो, हम यहाँ से चलते हैं, पर वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता है और उनसे लड़ने के लिए चला जाता है। वो दोनों उसे बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं। तभी उसे उल्टी होती है और उसके पेट से वही मीट निकलता है जो उसने रेस्टोरेंट में खाया था, जिसे देखकर उसकी गर्लफ्रेंड किसी को हेल्प के लिए कॉल करती है। लेकिन अब युन की बॉडी में कुछ अजीब से बदलाव होने लगते हैं, जिसके बाद पता नहीं कैसे वो उन लड़कों को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड उसकी वीडियो बना लेती है और वहाँ से डरकर भाग जाती है। जिसके बाद युन अपने एक दोस्त को कॉल करता है जो उससे मिलने जाता है, लेकिन अब वो लड़के जिन लड़कों को युन ने मारा था वो एक जिंदा लाश की तरह चलने लगते हैं और लोगों को अपने मुंह से काटने लगते हैं। वो दोनों पूरे ज़ॉम्बी की तरह लग रहे होते हैं। उधर युन की गर्लफ्रेंड को भी घर जाते हुए बस में उल्टियां होने लगती हैं और उसके चेहरे पर भी अजीब से निशान आने लगते हैं। जिसके बाद जिन जिन लोगों ने होटलों से उन गायों का मीट खाया होता है उन सभी को उल्टियां होने लगती हैं और वो एक दूसरे को ज़ॉम्बीज की तरह मारने लगते हैं और धीरे धीरे इस शहर के सभी लोग ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लब में युन अपने फ्रेंड को सारी बातें बताता है कि उसके शरीर में कुछ अजीब से बदलाव हो रहे हैं, पर उसका दोस्त उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। अब युन की हालत खराब होने लगती है। उसको क्लब के म्यूजिक से भी दिक्कत हो रही थी और तभी अचानक युन को गुस्सा आता है और वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को मारने लगता है। उसकी हरकतें उन्हीं 2 लड़कों की तरह थी जो बिल्कुल ज़ॉम्बी वाली थी। उसे कुछ लोग पकड़कर वहाँ से बाहर फेंक देते हैं और वो अपने घर की तरफ जाने लगता है। वहीं उधर टीवी पर भी ये न्यूज आने लगती है कि एक अनजान वायरस पूरे शहर में फैल रहा है, जिसकी अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनाई गई है, तो जितना हो सके अपने घरों में ही रहें। युन भी घर जाकर टीवी पर यही न्यूज देख रहा होता है, लेकिन अब तक वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुका था, जिसकी वजह से वो घर की सारी चीजों को तोड़ने लगता है। तभी उसकी पूरी फैमिली वेकेशन से वापस आ जाती है। वो जैसे ही घर के अंदर आकर देखती है तो उन्हें पूरे घर में अंधेरा और सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है। तभी युन धीरे धीरे उनकी ओर आने लगता है। उसकी मॉम युन को देखकर बोलती है कि मैंने तुम्हें सफाई करने के लिए एक लिस्ट दी थी, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। उन्हें नहीं पता था कि अब ये उनका बेटा नहीं रहा। युन तभी अपने डैड और मॉम को मुंह से काटकर मार देता है। उसकी बहन भागकर दरवाजा बंद कर लेती है। युन उस दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश करता है, पर वो खोल नहीं पाता है। तभी उसे बाहर का दरवाजा खुला दिखता है और वो बाहर की ओर निकल जाता है। वहीं अब शहर में ज्यादातर लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और गवर्नमेंट भी इसका कुछ नहीं कर पा रही है। पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल है और जो लोग अभी तक सही हैं, वो लोग बिल्डिंगों की छत पर खड़े होकर गवर्नमेंट की हेल्प का इंतजार कर रहे हैं। इधर युन भी सभी
ज़ॉम्बीज के साथ आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड दिखाई देती है जो अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड उसे रास्ते पे पड़ा हुआ एक एप्पल उठाकर देती है जिसे यून खाने लगता है, जिसे देखकर यून की गर्लफ्रेंड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इसी वियर्ड एंडिंग के साथ हमारी पहली कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है, जिसके बाद अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ, जिसका नाम है द हेवनली क्रिएचर। कहानी की शुरुआत में हमें एक पार्क नाम के एक रोबोट टेक्नीशियन को दिखाया जाता है, जिसे उसकी कंपनी ने एक टेम्पल वालों के रिक्वेस्ट पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में भेजा है एक रोबोट को चेक करने के लिए। वहाँ एक बड़े मॉन्क उसे बताते हैं कि अब वो रोबोट कोई मामूली रोबोट नहीं है, वो बिल्कुल हमारी तरह हो चुका है। वो रोज बैठकर बुद्ध की प्रार्थना करता है और अब तो वो अपने आप से हमें बातें बताने लगा है और हम सभी टेम्पल वाले उसे बुद्ध ही मानते हैं। पार्क देखता है कि सभी मॉन्क प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके साथ बैठकर वो रोबोट भी बुद्ध की प्रार्थना कर रहा है। ये देखने के बाद पार्क उसे चेक करने लगता है। तभी वो रोबोट बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पार्क को भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती है। वो टेम्पल वालों से कहता है कि ये रोबोट तो बिल्कुल ठीक है, जिस पर वो रोबोट फिर बोलता है कि मुझे पता था, मैं सही हूँ और अभी तुमने ही कहा कि मैं ठीक हूँ, और जब मैं ठीक हूँ तो फिर तुम्हारी कंपनी वालों ने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा है और तुम्हें यहाँ किसने बुलाया। उस रोबोट की ऐसी बातें सुनकर पार्क थोड़ा सा चौंक जाता है, पर अब उसे उसके ऊपर गुस्सा भी आने लगता है। वो उससे बोलता है कि मैं टेम्पल वालों के रिक्वेस्ट पर यहाँ पर आया हूँ और मैंने तुम्हारे जैसे ना जाने कितने रोबोट ठीक किए हैं। जिसके बाद वो मॉन्क से बोलता है कि तुम इसे बुद्ध मानते हो और कल अगर ये खुद ही अपने आप को बुद्ध बताने लगे तो यानी इसके अंदर प्रॉब्लम है, जिसके बाद मुझे इसकी प्रॉब्लम को ठीक करना होगा। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि ये सिर्फ एक रोबोट है, ये कोई बुद्ध नहीं है। तभी वहाँ पर एक मॉन्क उससे माफी मांगने लगता है और बोलता है कि हमने तो सोचा था कि आप इस रोबोट को देखकर खुश हो जाओगे, लेकिन आप तो गुस्सा हो गए। आपको हमारी वजह से गुस्से को झेलना पड़ा। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं आपको कभी ना बुलाता। लेकिन तभी एक लड़की खड़े होकर बोलती है कि ये कोई मामूली रोबोट नहीं है, ये बुद्धा है। वो इसे दोबारा चेक करने को बोलती है, जिस पर पार्क मन ही मन में सोचता है कि शायद ये लड़की पागल है या मुझे पागल समझ रही है। वो उसे बोलता है कि अब ये रोबोट मेरे हाथ में नहीं है, इसे अब मेरी कंपनी ही आकर चेक करेगी। ये बोलकर वो वहाँ से अपने घर चला जाता है, जहाँ रात में उसके दरवाजे के बाहर एक लड़की आती है। वो पार्क से बोलती है कि तुम रोबोट ठीक करते हो ना, प्लीज मेरे पपी को भी ठीक कर दो। जिस पर पार्क उसे बोलता है कि मैं इन टॉय रोबोट्स को ठीक नहीं करता, मैं स्पेशल किस्म के रोबोट्स को ठीक करता हूँ। जाओ इसे किसी दुकान पर जाकर ठीक करवा लो। पर वो लड़की उसे कहती है कि अब बहुत रात हो चुकी है, जिसकी वजह से इस टाइम सारी दुकानें बंद है और मैं सुबह तक अपने पपी के बिना नहीं रह पाऊंगी। वो वहीं बैठकर रोने लगती है, जिसे देखकर पार्क उसके पपी को अंदर ले जाकर उसमें एक चिप डाल देता है, जिससे वो ठीक हो जाता है। वो उस लड़की से कहता है कि अभी के लिए तो मैंने इसे टेम्परेरी ठीक कर दिया है, लेकिन तुम इसे सुबह किसी शॉप पर ठीक करवा लेना। जिसके बाद वो लड़की अपने पपी को लेकर वहाँ से नीचे चली जाती है। पार्क उस लड़की को देख रहा होता है। वो लड़की नीचे जाते ही अपने पपी को एक डस्टबिन में डालकर वहाँ से चली जाती है। अब उसने ऐसा क्यों किया ये तो हमें भी नहीं पता। अब पार्क को उसकी कंपनी से फोन आता है। वो उससे उस रोबोट के बारे में पूछते हैं जो उसने टेम्पल में देखा था। वो उन्हें बताता है कि मैं अभी तक पूरी तरह से उसे लेकर कंफर्म नहीं हूँ। वहीं टेम्पल में वो लड़की रोबोट के कमरे के बाहर घूम रही होती है। उसे अंदर आने को बोलता है और पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो। वो उसे बताती है कि वो सभी लोग कल आपको लेने आ रहे हैं। वो सब आपको एक रोबोट की नजर से देखते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप हमारे बुद्ध हैं। जिस पर वो रोबोट उसे एक घड़ी दिखाता है और बोलता है कि ये क्या चीज है। वो लड़की उसे घड़ी बताती है। अब की बार वो उसे अपने हाथ को अलग करके दिखाता है, जिसमें एक घड़ी भी लगी थी। वो उससे फिर पूछता है कि अब बताओ ये क्या है, जिसे वो उसका हाथ बताती है। जिस पर रोबोट बोलता है कि क्यों, इस पर तो घड़ी भी लगी हुई है, तो ये घड़ी क्यों नहीं हुई। अब रोबोट की बात सुनकर वो लड़की सोचती है कि हाँ इनकी बात तो सही है, लेकिन वो रोबोट उसे क्या समझाना चाह रहा था वो उसे अभी समझ नहीं आया था। जिस पर वो रोबोट उसे बताता है कि हर किसी का हर चीज को देखने का नजरिया अलग अलग होता है, इसलिए वो लोग मुझे एक रोबोट की नजर से देखते हैं और तुम अपने भगवान की, इसलिए तुम चिंता मत करो। अब अगले दिन पार्क की कंपनी खुद अपनी टीम के साथ उस रोबोट को देखने टेम्पल में आते हैं। वो मॉन्क से उस रोबोट को अपनी कंपनी को देने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि ये रोबोट बहुत पुराने मॉडल का है, इसके साथ के सभी रोबोट को डीएक्टिवेट कर दिया गया है और हम नहीं चाहते कि पुराना होने की वजह से इसमें कोई खराबी आए। जिस पर टेम्पल के बड़े मॉन्क बोलते हैं कि ये रोबोट बिल्कुल सही है और ये लोगों को ज्ञान की बातें बताता है, हमने इसे पैसे देकर खरीदा है तो इस पर अब हमारा हक है,
हम इसको आपके हवाले नहीं करेंगे। पर कंपनी का चेयरमैन बोलता है कि इसे हमारी कंपनी ने बनाया है, इसीलिए इस पे हमारा हक है। पार्क भी अपनी कंपनी के लोगों को रोकने की कोशिश करता है कि सर इसे डिसमेंटल मत कीजिए, पर दो आदमी उसे मारने लगते हैं। ये देखकर रोबोट आगे आता है और उन दोनों आदमियों को मार देता है और बोलता है तुम लोग आपस में लड़ाई मत करो, मुझे जीने की कोई चाह नहीं है। वो रोबोट लड़ाई को शांत करने के लिए बुद्ध के सामने बैठकर अपने आप को डिसमेंटल कर देता है। पार्क उसे चेक करने के लिए आगे आता है, पर वो देखता है कि अब वो मर चुका है। ये देखकर वहाँ सभी मॉन्क बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और रोने लगते हैं। जिसके बाद पार्क घर आकर उस पपी को डस्टबिन से उठाता है जिसे उस लड़की ने फेंका था। वो उसे अपने घर ले जाता है और अपने हाथ को काटकर उसमें एक चिप निकालकर उस पपी में फिट कर देता है। यानी पार्क भी एक रोबोट ही था जो ह्यूमंस जैसा दिखता है। वो उस पपी को ठीक कर देता है। शायद पार्क ने उस रोबोट को देखकर ये सीख ले ली थी कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए, और इसी सीख के साथ हमारी ये कहानी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। जिसके बाद अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कहानी की तरफ, जिसका नाम है हैप्पी बर्थडे। कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी बच्ची सू को दिखाया जाता है जिससे धोखे से अपने डैड की पूल की 8 बॉल टूट जाती हैं। वो अपने रूम में उनके लिए एक नई बॉल को ऑर्डर करने की वेबसाइट को ढूंढने लगती है, पर तभी उसके डैड उसके रूम में आ जाते हैं, जिससे डरकर वो जल्दी से उस टूटे हुए बॉल को बाहर फेंक देती है जिससे किसी को पता ना चले कि ये उसने किया है। वो एक रैंडम वेबसाइट से एक बॉल को ऑर्डर भी कर देती है, जबकि वो बॉल जो उसने बाहर फेंकी थी वो एक होल में जा गिरती है जिसमें से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी जैसे कि कोई मैजिक हो। जिसके 2 साल बाद अब हम सू को देखते हैं जो टीवी पर एक न्यूज देख रही होती है जिसमें ये बता रहे होते हैं कि 12 घंटे में स्पेस से एक एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराने वाला है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग मारे जाएंगे। ये खबर सुनते ही सू की पूरी फैमिली जमीन के नीचे एक शेल्टर में जाकर छुप जाती है। वो वहाँ बहुत सारे पेड़ लेकर आते हैं ताकि जब सब ठीक हो जाए तो वो उन्हें बाहर लगा सके, जबकि वो वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए एक साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ सू फिर टीवी देखने लगती है जिसमें इस बार उस एस्ट्रॉइड की बिल्कुल साफ फोटो दिख रही होती है, जिसे देखकर सू चौंक जाती है क्योंकि वो बिल्कुल उसी पूल की 8 बॉल की तरह था जिसे सू ने ऑर्डर किया था। वो ये बात अपने घर वालों को बताती है कि मुझसे गलती से 2 साल पहले पापा की पूल की बॉल टूट गई थी और तभी मैंने उनके लिए एक वेबसाइट पर पूल बॉल्स को ऑर्डर किया था, जो शायद यही बॉल है जो एस्ट्रॉइड की तरह पृथ्वी की तरफ आ रही है। पर उसके घर वाले उसकी बात को मजाक समझते हैं, पर तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि जैसे उसने इसे ऑर्डर किया था वैसे ही शायद वो इसे कैंसिल भी कर सकती है। वो तभी अपने कंप्यूटर पर उस साइट को ढूंढने लगती है, पर काफी ढूंढने के बाद भी उसे वो वेबसाइट नहीं मिलती है। उसे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, ये सारे लोग मेरी वजह से मारे जाएंगे। वो टीवी को देखकर रोने लगती है, लेकिन उसके चाचा को कहीं ना कहीं सू की बात पर यकीन हो रहा था, इसलिए वो कंप्यूटर पर कुछ चीजों को चेक करने लगती है और उन्हें पता चलता है कि सू बिल्कुल सही कह रही है। वो उसके साथ मिलकर उस वेबसाइट को ढूंढने में लग जाते हैं ताकि उन 8 बॉल के ऑर्डर्स को कैंसिल कर सके। पर तभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। अब उसकी फैमिली को पता था कि अगर कोई इस दुनिया को बचा सकता है तो वो हम सब हैं। इसलिए सू की मॉम सर्कल चलाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाने लगती है। अब काफी देर तक ढूंढने के बाद फाइनली उन्हें वो वेबसाइट मिल ही जाती है। वो उस वेबसाइट पे जाकर उस 8 बॉल को स्पेस में जाम कर देते हैं, जिसके बाद स्क्रीन पर अजीब से ऑप्शन आने लगते हैं। अब बॉल के पृथ्वी से टकराने में सिर्फ 7 मिनट का ही समय बचा था और जैसे ही सू उनमें से एक सही ऑप्शन को सिलेक्ट करने वाली होती है तभी उसकी मॉम साइकिल चलाते चलाते थककर बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जाने लगती है और हड़बड़ी में सू एक गलत ऑप्शन पर क्लिक कर देती है, जिसकी वजह से उस बॉल के टकराने का टाइम 7 मिनट से 2 मिनट हो जाता है। यानी अब कुछ नहीं हो सकता है। वो सब सू को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं और आपस में सब गले लग जाते हैं। वो बॉल पृथ्वी से टकरा जाती है जिसकी वजह से ऊपर के सभी लोग मर जाते हैं। जिसके बाद अब हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां सू अब बड़ी हो चुकी है और उसके शेल्टर के सभी पेड़ पौधों पर फल और सब्जियां आने लगी हैं। पर तभी वहाँ एक भूकंप आता है जिसकी वजह से शेल्टर के ऊपर वाली छत टूट जाती है, जहां एक बहुत तेज रोशनी आने लगती है। ये देखने के लिए सू बाहर जाती है और तभी उसे वहाँ एक एलियन खड़ा हुआ दिखाई देता है जिसके हाथ में उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। वो जैसे ही उसे टच करती है वो एलियन वहाँ से गायब हो जाता है। शायद ये वही एलियन था जिसने उस बॉल को पृथ्वी की ओर भेजा था। जिसके बाद वो देखती है कि बाहर की दुनिया अब रहने लायक है। सू की फैमिली बाहर की दुनिया को देखकर बहुत खुश होने लगते हैं क्योंकि वो 10 साल बाद बाहर की दुनिया को देख रहे थे। वो सभी साथ में आगे बढ़ने लगते हैं और इसी के साथ हमारी आखिरी कहानी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वियर्ड फिल्म की स्टोरी पसंद आई होगी।